गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने डेवलपमेंट चैप्टर चालू किया है। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसमें हमें पढ़नी है कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ पब्लिक फैसिलिटीज़। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि सिर्फ डेवलपमेंट के लिए इनकम ही ज़रूरी नहीं होता। आप याद रखिएगा, डेवलपमेंट के लिए सिर्फ इनकम ही एक सोर्स नहीं है कि इनकम है अच्छा तो डेवलपमेंट होगा। ठीक है, बहुत सारे अदर क्राइटेरियाज़ भी होते हैं जिससे हम लोग कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं। ठीक है, और स्टेट्स को भी कंपेयर करते हैं। हम लोगों ने देखा था, जैसे एक तो हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखा था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या कि बच्चे पैदा तो हो जा रहे हैं पर 1 साल होने से पहले ही मर जा रहे हैं, तो वो भी एक रेट इम्पॉर्टेंट होता है। फिर एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है कि कितने लोग हैं जिनकी एज स्टडी वाली है पर स्कूल नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हमें जो नेक्स्ट चीज़ देखना है दैट इज़ पब्लिक फैसिलिटी। ये शब्द भी हम लोगों के लिए न्यू नहीं है। हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है पब्लिक फैसिलिटीज़ का, क्योंकि आपको पता है आजकल इलेक्शन होता है तो कोई ये नहीं बोलेगा आपको आके कि भाई मुझे वोट दे दो, मैं तुम्हारा घर बंगला बना दूंगा। लोग क्या आपको प्रॉमिस करते हैं, दे प्रॉमिस अस टू प्रोवाइड अ बेटर फैसिलिटी, पब्लिक फैसिलिटी, राइट। अगर हम लोग के यहाँ पे एरिया में प्रॉपर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है तो अगर कोई व्यक्ति जो सरपंच के लिए खड़ा है वो आके बोलेगा कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपके यहाँ प्रॉपर स्ट्रीट लाइट लगवाऊँगा। पानी की सुविधा नहीं है तो पाइपलाइन लगवाऊँगा, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो नाली बनवाऊँगा। वो हमको बहुत सारे वो ऑफर्स देते हैं, हमें प्रॉमिसेस करते हैं। इसका मतलब पब्लिक फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा कि सिर्फ इनकम ही, देखिए मैं जो बोल रहा हूँ मैं कुछ लिखूँगा नहीं, क्योंकि ये पॉइंट जनरल है जो आपको पता होगा कि पब्लिक फैसिलिटीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इनकम ही हर चीज़ कर सकता है। जैसे कि आपके पास कितना भी पैसा हो पर क्या आप अकेले पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट बना सकते हैं? हम लोग, आपका घर कितना भी अच्छा है, कितने भी पैसे वाले हो, पर आप अकेले चाहकर भी पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं बना सकते। अभी देखिए, आपको पता है हर इंडिविजुअल के पास, बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, पर फिर भी क्या हम लोग कोरोना को कंट्रोल कर पा रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज़ जो इन्फेक्शन कॉज करता है वो तभी कंट्रोल होगा जब पूरी एक कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर कोई एफर्ट करते हैं। एनवायरनमेंट तभी क्लीन होगा, वो तभी पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट बनेगा जब सब लोग मिलकर कुछ काम करते हैं। इसीलिए इंडिविजुअल मनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती, इम्पोर्टेंस है एक कम्युनिटी का वर्क। अगर हम पब्लिक फैसिलिटीज़ क्यों दी जाती हैं? पब्लिक फैसिलिटीज़ का मतलब वो फैसिलिटीज़ जो पब्लिक के लिए है, एक कॉमन कम्युनिटी के लिए है। अगर हम लोगों के एरिया में कोई हॉस्पिटल खुलता है, अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वो एक कम्युनिटी को फैसिलिटी दे रहा है। अगर एक अच्छा स्कूल खुलता है तो वो भी एक कम्युनिटी को, एक एरिया के लोगों को फैसिलिटी दे रहा है। इसीलिए हमेशा पब्लिक फैसिलिटीज़ पे ज़ोर दिया जाता है। आपको पता है भले ही कितने भी इंडिया में या हमारे लोकल्स में प्राइवेट स्कूल्स हैं, पर स्टिल लोग ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन करे, अच्छे स्कूल्स, जैसे जिस स्टैंडर्ड में सीबीएसई स्कूल्स चलती हैं उस स्टैंडर्ड में गवर्नमेंट स्कूल्स हो। हॉस्पिटल्स जैसे प्राइवेट के क्लीन होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खुले ताकि हमें पैसे कम लगे और वहाँ पर भी उस लेवल की सुविधाएं होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, अब हम लोग ने, मैंने आपको कल एक रिपोर्ट बताई थी केरला की, याद आ रही होगी आप लोगों को। हमने देखा था कि केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम थी। कितनी थी? 12 के आसपास। और वहाँ का जो लिटरेसी रेट था वो भी बहुत ज़्यादा हाई था। अब उसके पीछे क्या रीज़न होगा? तो केरला का देखो, हमने क्या देखा था कि केरला में लो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है। आपको समझ गया ना? इन्फेंट किसको बोलते हैं? वो बच्चे जिनकी एज 1 साल से कम है, और मॉर्टेलिटी मतलब डेथ रेट। तो वहाँ की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम है एंड हाई लिटरेसी रेट। और वहाँ की लिटरेसी जो रेट है ना वो हाई है, बिकॉज वहाँ की जो सरकारें हैं, वहाँ की जो बेसिक
हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज आर बेटर, बिकॉज केरला की हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और ये सब किसके अंडर में आता है? पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंदर में आता है। ठीक है, एक इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर एरिया को एक प्रॉपर हेल्थ नहीं प्रोवाइड कर सकता, एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता, उसके लिए गवर्नमेंट को मतलब गवर्नमेंट को अंदर आना ही पड़ता है, पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है, इसीलिए वो पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंडर में आता है। ठीक है, तो अगर कोई भी स्टेट ग्रो करेगा तभी करेगा जब वहाँ की हेल्थ कंडीशंस, एजुकेशन सिस्टम सब कुछ क्या हो, बहुत अच्छी हो। ठीक है, आपको पता है एक बात, पीडीएस, ये वर्ड आप याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हम लोगों के यहाँ पे ना राशन बंटता है। ठीक है, हम लोग के पास एक राशन कार्ड होता है, उसमें हम लोग को राशन मिलता है, राशन में जिसमें गेहूँ, चावल, दाल वगैरह मिलता है, और वो भी कम रेट में। जिस रेट पे मार्केट में अवेलेबल होता है उस रेट से कम रेट में हमें वो सारी चीज़ें कुछ राशन शॉप्स में मिल जाती हैं। जैसे कि अभी देखिए कोरोना का टाइम चल रहा है, तो अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, आप याद रखिएगा, जो हम लोग के यहाँ, याद मत, आप ध्यान में रखिएगा कि अभी आपको पता है हम लोग को ना फ्री में पर इंडिविजुअल 5 kg राइस मिल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही है, ये सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है हमको। ठीक है, तो ये सब कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं राशन स्टोर पे, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है में के अंडर में ही वो चीज़ आती है। तो मुझे बताइए, जिस स्टेट का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा होगा तो वहाँ पर क्या होगा? ऐसा क्यों होगा? बिकॉज अगर वहाँ पे राशन कार्ड टाइम से बट रहा है तो बहुत लोगों को कम दाम में अनाज मिल जा रहा है, तो मैक्सिमम लोगों के पेट भर रहे हैं, इसलिए वहाँ का न्यूट्रिशन लेवल हाई है। तो अब याद रखिएगा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर जो भी स्टेट में अच्छा फंक्शन करता है तो वहाँ का हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस वो क्या होगा? बेटर होगा। ठीक है, अभी तक जो भी चीज़ें मैंने बताई उसमें से ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो एग्ज़ाम में आती हैं। बस आप लोग पीडीएस का फुल फॉर्म याद रखिएगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोगों को राशन, दुकानों पर राशन मिलता है, कम दामों में राशन मिलता है। ठीक है, ये तो जनरल चीज़ें हो गई जो पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंडर में दिया था। ठीक है, अगर आप बुक भी रीड कर लिए होते तो भी आपको इतना पार्ट समझ जाता। अब वो चीज़ें जो एग्ज़ाम में आती हैं, दैट इज़ वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली वो जो चीज़ है दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। याद रखिएगा आप लोग, जो मैंने लिखा है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब आप इसे समझ गए होंगे ये क्या बता रहा है। ये हमें डेवलपमेंट की रिपोर्ट देगा, किसकी? लोगों की। तो एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अबे कौन देता है? तो इट इज़ पब्लिश्ड, याद रखेंगे आप लोग, इट इज़ पब्लिश्ड बाय UNDP। अब भाई UNDP क्या है? तो इसका एक फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, देखो इस चैप्टर में ना ऐसे बहुत सारे फुल फॉर्म्स हैं, तो आप लोग इस सेपरेट पेज पे लिख लीजिएगा जो भी फुल फॉर्म्स हैं, वो काम हम लोग चैप्टर के लास्ट में करेंगे। तो एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसको कौन देता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये रिपोर्ट देती है। अब ये रिपोर्ट का काम क्या है? तो ये क्या करता है? इट कंपेयर्स, आप लोग याद रखेंगे, कंट्रीज़, हमको पता है हम लोग कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं, पर इसका कंपैरिजन का तरीका थोड़ा सा अलग है, बेस्ड ऑन, तो इसने दिमाग लगाया, इनने किससे कंपेयर करते हैं? द एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल। जैसे कि ये सिर्फ पैसे को ही नहीं देखता, ये वहाँ का एजुकेशन लेवल क्या है लोगों का, वो देयर हेल्थ स्टेटस, और तीसरी चीज़ है पर कैपिटा
इनकम। आपको ये वर्ड पता है पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज में हर इंडिविजुअल कितना पैसा कमा रहा है, जैसे टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, उसको हम लोग कहते हैं पर कैपिटा इनकम। तो ये रिपोर्ट क्यों अलग है? अभी तक सब कंपैरिजन कर रहे थे कंट्रीज़ का, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग, कैसे कर रहे थे? पैसे के दम पे, पर कैपिटा इनकम के तौर पे। पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो कंपेयर करती है कंट्रीज़ को, कैसे कंट्रीज करती है? ऑन द बेस्ड ऑफ वहाँ का एजुकेशन लेवल क्या है, वहाँ का हेल्थ स्टेटस कैसा है, लोगों की हेल्थ कैसी रहती है, और वहाँ का पर कैपिटा इनकम कैसे। ठीक है, अब मुझे बताइए एजुकेशन लेवल तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, वहाँ से रिपोर्ट लेकर हम निकाल सकते हैं कि किसी एरिया के लोगों की एजुकेशन लेवल कैसी है, किसने कितना पढ़ाई किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम लोग पर कैपिटा इनकम भी निकाल सकते हैं, पर हेल्थ स्टेटस कैसे निकाला जाए? क्वेश्चन आता है ना कि हम हेल्थ स्टेटस कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने, और कौन से साइंटिस्ट लोगों ने? न्यूट्रिशनल साइंटिस्ट, मतलब वो साइंटिस्ट जो न्यूट्रिशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन के ऊपर स्टडी करते हैं, वो लोगों ने एक टर्म दिया है जिसको हम लोग कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, BMI कहते हैं। ये टर्म बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो, मिलिट्री के लिए अप्लाई करते हो, पुलिस भर्ती के लिए अप्लाई करते हो, तो ये BMI वर्ड आपको पता होना चाहिए। क्या है? चलिए वो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो टर्म क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। इससे हमें लोगों की हेल्थ स्टेटस के बारे में पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? हम लोग कहते हैं ना यार ये व्यक्ति अंडर नरिश्ड है। अंडर नरिश्ड मतलब लगता है इसको खाने को नहीं मिलता। यार ये व्यक्ति ओवर वेटेड है, तो आप कैसे बोल सकते हो? ज़रूरी है क्या कोई व्यक्ति बहुत मोटा है तो ओवर वेटेड है? नहीं। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक टर्म निकाला है, दैट इज BMI। फुल फॉर्म क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। ये कौन देता है? इट इज़ गिवन बाय न्यूट्रिशनल या न्यूट्रिशन साइंटिस्ट। वो साइंटिस्ट जो न्यूट्रिशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, वो लोग इस रिपोर्ट को देते हैं, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स। इनने एक क्राइटेरिया बना के रखा है, एक रूल बना के रखा है, एक मेथड बना के रखा है, जिससे आप लोग खुद का भी हेल्थ स्टेटस चेक कर सकते हो। तो सबसे इसके लिए पहले रूल क्या है? सबसे पहले क्या करना पड़ता है? टेक वेट। एक मेथड बता रहा हूँ मैं आप लोग को, कैसे हम लोग किसी व्यक्ति की हेल्थ स्टेटस को फाइंड कर सकते हैं कि बंदा अंडर नरिश्ड है, ठीक है, या ओवर वेटेड है। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स के भी BMI निकाल सकते हैं। प्लीज़ ट्राई करिएगा निकालने का। टेक वेट ऑफ पर्सन इन kg। क्या करना है हमको? जिस व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स हमें निकालना है, उसका आप लोग वेट ढूंढ लीजिए, फाइंड कर लीजिए, वेट देख लीजिए kg में। सेकेंड चीज़ आपको क्या करना है? टेक हाइट इन मीटर्स। अब सेकेंड चीज़ जो आपको करना है कि उस इंडिविजुअल की हाइट नाप लीजिए। सबसे पहले क्या किया? वेट नापा kg में, हाइट नाप रहे हैं हम लोग इंच में नहीं, फीट में नहीं, मीटर्स में। ठीक है, उसके बाद हमें करना क्या है? डिवाइड द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट। मतलब क्या करना है? जो भी वेट होगा 40 kg समझ लीजिए, और समझो एग्जांपल मैं दे देता हूँ आप लोग को। समझिए हमने एक पर्सन लिए, कौन है अपना? ये चिंटू। इसका हमने वेट निकाला, भाई का वेट आया 40 kg। कितना आया? 40 kg। और अगर हम लोग ने इसका हाइट निकाला तो हाइट इसका आया कितना बोलेंगे? 2 मीटर। ज़्यादा हो गया 2 मीटर, इतना होता नहीं है रियल में। मान लेते हैं हम लोग ना कि एक व्यक्ति है जिसका नाम चिंटू है, उसका वेट कितना है? 40 और हाइट कितना है? 2। तो इसका हम लोग BMI कैसे निकालेंगे? बॉडी मास इंडेक्स निकालेंगे। वेट को हम हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 40 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, दैट इज़ 10। इसका BMI कितना आया? 10। तो अब एक उन लोग क्राइटेरिया बना के रखा है कि अगर किसी व्यक्ति का BMI इज़ लेस देन 18.5,
अगर किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम आता है तो वो बंदा क्या है, अंडर नरिश्ड। अब बताइए हमारे चिंटू का कितना है BMI 10, तो ये अंडर नरिश्ड हुआ कि नहीं हुआ, 18.5 से कम है बराबर। और अगर किसी का BMI 25 से ज़्यादा आता है तो उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं ओवरवेट। और एक चीज़ नोट करनी है आपको कि ये क्राइटेरिया नॉट एप्लीकेबल टू ग्रोइंग चिल्ड्रन। मतलब वो बच्चे जैसे जो आपको पता है ना, किसी भी इंडिविजुअल में डेवलपमेंट 18 साल तक कुछ होता है, 18-19 साल तक, तो वो लोगों पे ये अप्लाई नहीं होता। ये सिर्फ एडल्ट लोग जिनकी एज 22-23 उससे ज़्यादा लोग एज है, जिनकी मतलब बॉडी की हाइट डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है, अब हाइट नहीं बढ़ने वाली, उन्हीं लोगों का बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाता है। आपको पता है हम लोग की हाइट बहुत रैपिड होती है जब हम लोग ग्रोइंग फेज में होते हैं, तो उन लोगों का BMI नहीं निकालते हम लोग, बॉडी मास इंडेक्स सिर्फ वो पर्सन्स का निकालते हैं जिनकी हाइट, जिनकी बॉडी की हाइट की ग्रोथ रुक चुकी है, समझा। तो बॉडी मास इंडेक्स क्यों निकालते हैं, ताकि हम एक व्यक्ति की हेल्थ स्टेटस फाइंड कर सके कि बंदा अंडर नरिश्ड है, ओवरवेट है या नॉर्मल है। ठीक है, प्रोसेस क्या निकालने की, सबसे पहले उस व्यक्ति का वेट लीजिए kg में, उस व्यक्ति की हाइट निकालिए मीटर्स में, आप स्केल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जो उसका वेट होगा उसको आपको डिवाइड करना है उसके हाइट के स्क्वायर से। यहाँ पर हाइट था 2 मीटर, तो उसका स्क्वायर क्या होगा 4, तो हमने जब इसका BMI निकाला तो वो आया 10। और अगर किसी व्यक्ति का BMI 18.5 से कम है, इसका मतलब वो अंडर नरिश्ड है, 25 से ज़्यादा है तो ओवरवेट है। इसका मतलब किसी का भी BMI 18.5 से लेकर 25 के बीच में अगर रहता है तो हम लोग कहेंगे द पर्सन इज़ फिट, समझा। तो हेल्थ कंडीशन फाइंड करने के लिए BMI यूज़ किए करते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, पब्लिक फैसिलिटीज़ तो अलग चीज़ थी, फिर हमने देखा एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कंट्रीज़ को कंपेयर करता है किस किस सेक्टर में, एजुकेशन लेवल कैसा है, हेल्थ स्टेटस कैसा है और पर कैपिटा इनकम कैसा है। हम लोग एजुकेशन लेवल भी निकाल सकते हैं, पर कैपिटा इनकम भी निकाल सकते हैं, और हेल्थ स्टेटस निकालने के लिए न्यूट्रिशन साइंटिस्ट ने हमें एक सिस्टम दिया है, दैट इज़ बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, कल हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। कल हम लोगों का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मैं जब इसके नोट्स प्रिपेयर हो जाते हैं मैं आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग प्लीज़ एक बार बुक रीड कर लीजिएगा, पढ़ाई करते रहिए। कल मिलते हैं, बाय बाय।